जय हिंद साथियों। आज से आपका हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम पहले चर्चा करते हैं। देखिए, पॉलिटी के देखा जाए आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ये आपका है प्रस्तावना। तो हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फिर आपका डीपीएसपी पढ़ेंगे यानी राजकीय नीति निस्तत्व, फिर आपका मौलिक कर्तव्य कार्यपालिका। जिस क्रम में हम इस चैप्टर को लिखे हैं उसी क्रम में आपको हम क्लास करवाने वाले हैं। तो आपका ये जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इसका बात पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, फिर कार्यपालिका। कार्यपालिका में आपका आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उन सभी के बारे में जानेंगे। फिर आपका होगा राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रिपरिषद। फिर आपका है न्यायपालिका पढ़ेंगे, फिर विधायिका पढ़ेंगे। विधायिका में आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी को हम देखेंगे। फिर आपका आता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका देखते हैं। फिर आपका है आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार के जो होते हैं ये तीनों करवाएंगे। फिर आपका है प्रमुख संविधान संशोधन और प्रमुख अनुच्छेद। तो ये जितने भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो आज आपका पॉलिटी का पहला क्लास होने जा रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। ये क्लास होगा कैसे तो इसको भी बता देते आपको। पहले हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे, यानी जितने भी इस चैप्टर से आपका महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, इनको कवर करेंगे, ठीक है, एक क्लास में। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से जितने भी आपका एमसीक्यू बनता है उन एमसीक्यू प्रश्न को भी करवाएंगे, और इसी में आपका पीआईक्यू प्रश्न भी हम ऐड कर देंगे, जिससे आपको अलग से पीआईक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम प्रस्तावना को देखते हैं, यानी प्रियम्बल को देखते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि प्रसिद्ध न्यायविद एवं संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। यहाँ से आपका यह प्रश्न बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि किन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये आप याद रखना, N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। चलिए हम अगला पॉइंट को देखते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा में रखे गए, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा गया। हम उसे प्रस्तावना को हम इसीलिए क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि इसे संविधान सभा में कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है, यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। वो तो हम वहीं पर बता दिए थे कि प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। आपका अगला है, देखिए प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। याद रखिएगा, भारत की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछे तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। यहाँ से प्रश्न आपका आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना बोला जाए कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछे आपसे कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। आपका अगला पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। स्टार लगाइए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है। कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इन 3 शब्दों को आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, किसमें, प्रस्तावना में, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रस्तावना है क्या, ठीक है। देखिए प्रस्तावना को कैसे पढ़ते हैं। प्रस्तावना देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। अब देखिए, ये जो प्रस्तावना है उसी तरह से आपको क्रम में याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, एक क्रम में आपको कहेगा लिखने के लिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका जो क्रम है ना वही क्रम में आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय की बात कर रहा है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात करते हैं, तो 3 प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर यहाँ पर आपका स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना, तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात कर रहे हैं, तो 5 न्याय की। उसमें पूछेगा कौन कौन सी न्याय, तो याद रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समझ गए? फिर आपको कहेगा इसमें कितने प्रकार की समानता की बात करते हैं, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा चीज लिखा हुआ है, लेकिन यहीं से आपका प्रस्तावना में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनता है, यहीं से, समझ रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समानता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समझ गए? तो इस क्रम में आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और इस डेट को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। और यहाँ जो 3 शब्द लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपका 3 शब्द लिखा है कि अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं, तो ये भी एग्जाम में आपका क्रम में पूछते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्रम में लिखा रहता है, आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आपको आया हुआ है, ठीक है। तो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं, इस क्रम को भी लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रस्तावना आपको जी पर याद रहना चाहिए, जो अभी आपको बताएं उसी क्रम में याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं आपका कि प्रस्तावना जो है संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना क्या है? तो संविधान के विस्तृत विवरण का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। यानी संविधान का यदि आपको इसका झलक देखना है तो कहाँ मिलेगा? प्रस्तावना मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, यदि संविधान का कोई झलक आपको देखना है तो कहाँ मिलेगा? प्रस्तावना में मिलेगा। और यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है? आत्मा है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आपका है, इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना का महत्व यह है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो या उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो, तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। और इसका सहारा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी लेते हैं, ठीक है। यदि किसी संविधान के किसी भाग का आपको यदि व्याख्या करना रहता है तो प्रस्तावना का ही सहारा लेते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला है कि सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो प्रश्न यहाँ पर कैसे बनेगा आपके एग्जाम में? प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे बनेगा कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसके अनुसार या किसके कथन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना जो है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये याद रखना, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आएंगे स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है या कथन किनका है? तो याद रखना, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। फिर अगला पॉइंट है के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो यदि आपसे पूछे कि किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है तो याद रखना के.एम. मुंशी। सारा प्रश्न आपको आगे मिलेगा। अगला क्लास जो हम एमसीक्यू करवाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ना, तो सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, हालांकि ये मैं पहले इसका चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। अगला है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बनते हैं कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है। फिर देखो आपका अगला पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। यानी इसमें बात करें आपका जो 3 न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया आपका रूसी क्रांति से। समझ गए? तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं आगे का पॉइंट। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया है प्रस्तावना के मुख्य तत्व। प्रस्तावना में जो मुख्य तत्व है उसके बात कर रहे हैं। जैसे संविधान का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग हैं, यानी जनता है। ठीक है, हम भारत के लोग हैं यानी जनता है। फिर संविधान का स्वरूप क्या है? तो वहाँ पर पढ़े थे हम लोग, क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो जो क्रम वहाँ लिखे थे ना, यही क्या है? ये स्वरूप है। ठीक है, और हम आगे सभी का मतलब समझेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, समाजवादी का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है, गणराज्य का अर्थ क्या होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर करा संविधान का उद्देश्य क्या है? इसमें देखो, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरह के न्याय की बात करते हैं प्रस्तावना में। स्वतंत्रता में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अवसर 2 तरह का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बंधुता का भी बात करते हैं। तो ये इसी का सार है। ठीक है, ये प्रस्तावना के यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया। चलिए अब हम एक एक चीज का अर्थ समझते हैं कि समाजवादी का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, यानी समानता की सभी पॉइंट इसमें शामिल होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधन की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्रतिष्ठा या अवसर की समानता की बात हो। यानी समाजवादी का अर्थ ये हुआ कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले। ठीक है, यहाँ पर अर्थ यही होता है। ठीक है, और भारत में जो समाजवाद का जो रूप अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न आगे बनेगा ये। ठीक है, प्रश्न जो हम लिए हैं उसमें शामिल किए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग जितने भी पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे इन सभी पॉइंट से आपका प्रश्न रहेगा अगले क्लास में जो एमसीक्यू हम करवाएंगे। तो ठीक है, देखो तो यहाँ पर कर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और भारत जो आपका समाजवाद अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है। ठीक है, इससे भी
याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम इसी में कि लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू के विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक और निजी दोनों का लक्षण मौजूद है। देखिए आपका नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, यानी इसको धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि धर्म और राजनीति का अलगाव। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है धर्म और राजनीति का अलगाव, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, न ही किसी धर्म के नाम पर किसी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। तो भारत एक सेकुलर देश है, यानी पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, यानी राज्य का यानी देश का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये भी होता है, देखिए दो तरह का इसका अर्थ है। एक अर्थ ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी धर्म को नहीं अपनाएगा। ठीक है, राज्य मतलब देश, समझे। और दूसरा अर्थ ये भी होता है यदि सभी धर्म को समान रूप से हम देखें तो ये भी पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, सभी धर्म को हम समान रूप से देखेंगे, समान रूप से कार्य करेंगे तो ये भी क्या है, ये भी एक पंथ निरपेक्ष का उदाहरण है। समझ गए। आपका अगला पॉइंट है, करा देखिए भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामले में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 आप लोग पढ़े होंगे मौलिक अधिकार में, आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में। ठीक है, तो अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का पालन करना, ये मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। अगला पॉइंट आपका है कि किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है, यानी किसी भी धर्म, कोई भी धर्म क्यों न हो, उनसे ऊपर क्या है, संविधान है। यानी संविधान से ऊपर कोई भी धर्म का रूल नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। यही कारण है कि भारत में इतने सभी धर्म है, फिर भी भारत के समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति आदर, सम्मान और सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है, यानी समान रूप से लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि पंथ निरपेक्ष को कब संविधान में शामिल किया था प्रस्तावना में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष को शामिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लोकतांत्रिक। क्या है, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं, देखो इसका अर्थ ये होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि शासन संचालन की शक्ति, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शासन चलाने की शक्ति है वो किस में है, जनता में है, भारत की जनता में। अब कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता है, कोई पार्टी या कोई नेता या कोई व्यक्ति देश चलाते हैं या सरकार चलाती है। तो एक चीज़ बताइए, कोई भी सरकार चलाते हैं तो उसको चुनते कौन है, हम लोग अपने वोट के थ्रू चुनते हैं। तो ये भारत की जनता, वोट क्या है, भारत की जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसी के द्वारा चुने जाते हैं ना। तो हम लोग को क्या, ये प्रतिनिधि है, यानी जनता का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करते हैं। समझ गए। तो लोकतंत्र का अर्थ यही होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ यही होता है। फिर आपका अगला है कि लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और यह व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाए रखते हैं, यानी उसमें सुधार होते रहते हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे हमारे संविधान में संविधान संशोधन का भी प्रावधान किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आता है, तो उसके अनुसार संविधान में भी परिवर्तन करना होगा, तभी तो उसका औचित्य बना रहेगा। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपको पता है भारत में कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? तो इसका जवाब होगा भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि देखिए दोनों अंतर समझिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ ये हुआ कि शासन की यानी कार्य प्रणाली के हर डिसीजन में जनता का क्या होता है, जनता का डिसीजन होता है। ठीक है, हर कार्य में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे मोदी जी ने 2016 में याद होगा नोटबंदी किया था, 2016 में नोटबंदी किया था, तो नोटबंदी किया थे वो अपने मन के अकॉर्डिंग कर दिए। लेकिन यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहता तो वहाँ पर क्या होते, जनता द्वारा पूछे जाते
कि नोटबंदी किया जाए या नहीं किया जाए, किसके पक्ष में ज़्यादा वोट आएगा वो काम किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जनमत संग्रह कराया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भारत का लोकतंत्र कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्टली कार्य होता है। हम लोग अपने वोट के थ्रू किसी नेता को चुनते हैं या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसको चुनते हैं। ठीक है, और वो कार्य करते हैं, यानी अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, समझ रहे हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब कहेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधी भागीदारी निभाती है, सीधी। ठीक है, कोई भी कार्य होगा तो जनता से पूछकर ही होगा। ठीक है, यानी जनमत संग्रह के द्वारा होगा। इसका उदाहरण कौन है, स्विट्जरलैंड है। आपका अगला पॉइंट है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार या शस्त्र है जिसका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। यानी तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, तो जनमत संग्रह कराते हैं, क्योंकि जनता से पूछकर ही काम होता है। इसका कुछ उदाहरण है, परिप्रेक्षा पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन, प्रत्याशी को वापस बुलाना। ठीक है, जनमत संग्रह, ये सभी जो कार्य है ये किस में आते हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं। ठीक है, तो इससे भी याद रखना पॉइंट को, आप एग्जाम में आते हैं यहाँ से प्रश्न। आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। हम लोग कैसे लोकतंत्र अपनाए हैं, संसदीय लोकतंत्र अपनाया है। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र न हो। ये भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अब आपका अगला पॉइंट आता है कि गणराज, रिपब्लिक, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, गणराज का अर्थ क्या होता है, गणराज मतलब गणतंत्र। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। ठीक है, परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है, उसको गणतंत्र कहते हैं। तो भारत में गणतंत्र है कि नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो ये भी क्या है, ये गणराज्य है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालन करता है। ठीक है, तो आपको पता है होगा कि राष्ट्रपति के कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में भी राष्ट्रपति होते हैं जो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत क्या है, एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए। दूसरे शब्दों में कहे तो गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। अगला आपका है यहाँ पर न्याय, जस्टिस। देखिए, तो न्याय का अर्थ तो समझ सकते हैं। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शामिल है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि भारत के प्रस्तावना में कौन कौन सी न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, और ये पता होगा ये रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य है सभी के साथ समान व्यवहार से। तो न्याय का मतलब ये होता है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, और एक
इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर ये है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। अब आपका है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता तो आप समझते होंगे ना। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध का निषेध यानी रोक तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, स्वतंत्र का मतलब ये होता है, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप पर कोई प्रतिबंध ना हो, आप स्वतंत्र हो अपने विकास के लिए। ठीक है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, 5 प्रकार की यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सा, तो विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 तरह की स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं किसमें, प्रस्तावना में। मूल अधिकारों के माध्यम से उन्हें सुनिश्चित किया गया है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें मिला हुआ है, तो मौलिक अधिकार में होगा। अब आपका है समता, इक्वलिटी। तो इसमें 2 तरह की समता की बात करते हैं, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता एक बताइए, जब नागरिक को अवसर ही नहीं मिलेगा तो उसका विकास कैसे होगा, जब वैकेंसी ही नहीं आएगा तो लोग को नौकरी कैसे मिलेगा। तो बताइए किसी का नौकरी, स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, सरकार यदि वैकेंसी ही ना दे तो नौकरी मिलेगा किसी को, नहीं मिलेगा। तो यही पर बात क्या गया, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उपलब्ध कराने से। ठीक है, व्यक्ति में भेदभाव किए बिना सबको समान रूप से संसाधन उपलब्ध कराए। ठीक है, वो समानता है। और समान अवसर दिया जाए, वो भी समानता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानता की बात करते हैं, सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। ये भी 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है बंधुत्व। ठीक है, तो बंधुत्व का अर्थ ही होता है भाईचारा, आप समझ रहेंगे। सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव को जागृत करना, सर्वमान्य भाईचारा का विकास करना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य, तो भारतीय संविधान क्या है, एकल नागरिकता है, यानी किसी, इसमें क्या है कि कोई भी राज्य का जो व्यक्ति है वो दूसरे राज्य जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि भारत में क्या है, सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। लेकिन आप अमेरिका चले जाओ, आप अमेरिका जाएंगे ना तो वहाँ पर ड्यूअल नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता है, यानी देश के लिए, देखो राज्य के लिए अलग से होता है, स्टेट के लिए अलग से नागरिकता होते हैं और देश के लिए अलग से होते हैं। कहाँ पर होते हैं, अमेरिका में, समझ रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होते हैं, भारत में एकल नागरिकता है। तो अगर भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगला आपका है व्यक्ति की गरिमा। के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। तो यहाँ व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपनी गरिमा होती है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ पर है, इसको लागू किया गया है कहाँ पर, अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 में, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में आपका निजता का अधिकार, निजता का अधिकार है। फिर आपका अगला है एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्य के तहत प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, देखो मौलिक अधिकार होता है सरकार के लिए, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य होता है हम लोग के लिए। ये मेरा कर्तव्य होता है, नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने राष्ट्र के एकता और अखंडता को क्या रहे, अक्षुण्ण रखे, ठीक, संरक्षित रखे। ठीक है, अगला पॉइंट है
कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एकता शब्द के स्थान पर एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता जोड़ा गया है। अब चलिए देखते हैं हम, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। देखिए इस पर यानी इस पर शुरू से ही आपका सुप्रीम कोर्ट में इस पर यानी डिसीजन आते रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देते रहा है। तो उसके क्रम को हम देखेंगे, ठीक है, कि कब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इस पर डिबेट देखिए कितना हुआ है, इन सभी क्रम में हम देखेंगे। पहला आपका है बेरुवारी संघ मामले 1960। तो इसमें क्या कहा है, तो बेरुवारी संघ मामले 1960 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये आप याद रखिए, ये जो केस है ना, उस केस को याद रखिए, आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न। तो बेरुवारी संघ मामले 1960 में क्या कहा गया था, तो कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकते हैं। यह गैर न्यायिक है। क्या है, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, इससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह किसमें कहा गया, बेरुवारी संघ मामले 1960 में। बस एक केस को याद रखिए। अगला देखो, फिर डिसीजन आते हैं कब, इसके बाद एक बार डिसीजन आते हैं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में 1964 में आते हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसमें क्या कहते हैं, न्यायमूर्ति मघोलकर द्वारा प्रस्तावना को संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने के जरूरत पर ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो पूर्व में निर्णय दिया है उसको यानी फिर से उस पर सोचा जाए, वो कहा गया था इसमें। अब देखो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ये देखो ये दो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में आया था। उसमें कहा था कि प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान का मूल आत्मा है। देखिए इससे हम पहले देखे थे तो वो कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। हम लोग अभी देखे थे ना केस, कौन सा केस है, ये है आपका बेरुवारी संघ मामले 1960। तो ये ध्यान रखना, उसमें कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। और आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में प्रस्तावना के विषय में कहा कि यह संविधान का मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, ठीक है। फिर आगे डिसीजन आता है कि केशवानंद भारती बनाम, ये आप सुने होंगे, ये मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1977 में कहा था कि अधिकांश न्यायाधीशों के द्वारा वाद विवाद के पश्चात कहा था प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। देखिए यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। ये दो तीन केस जो भी हम देखें ना, केस स्टडी, उसको जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं, अब आपका है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं, यानी प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, प्रस्तावना हम संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी निर्णय आया हुआ है, ठीक है, इस केस में भी कुछ निर्णय आया है। देखिए संशोधनीय है यानी उसको संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में। ये कौन का है, तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में कहा गया था कि प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना को संशोधन कर सकते हैं, यानी प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, ठीक है। और संशोधनीय नहीं है, कौन कहा संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो बेरुवारी संघ केस 1960, ठीक है, याद रखिएगा इस केस को।
देखिए संशोधनीय है, ये कहा गया था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और ये कहा था अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषय में संशोधन संभव नहीं है। यानी देखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1977 में कहा था कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान का विभिन्न अंग है वो, ठीक है, अभिन्न अंग है, तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 368 का तहत संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन यदि यह संविधान के मूल ढांचे रहेगा तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में कि यहीं पर एक आपका एक डिसीजन आया था कि आधारभूत की संरचना, ठीक है, मूलभूत ढांचा, ये किस में दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। बेरुवारी संघ 1960, बेरुवारी संघ केस में कहा था 1960 में कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। तो ये दोनों केस स्टडी को आप याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में देखें, और आपको हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित जितने भी आपका MCQ प्रश्न बनता है, ठीक है, उस प्रश्न को लेकर आएंगे, और उसी में हम आपका जितने भी अभी तक एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम में जितने भी आपका PIQ पूछा रहेगा, खासकर BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो अगले क्लास में आपका इसका PIQ करवाएंगे, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।